हेलो फ्रेंड्स। सफल स्टेप्स में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक बेहद गंभीर मुद्दे पे, जो फिलहाल पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष कई इमारतों को लेके आपस में इस बात पे विवाद कर रहे हैं कि ये हिंदू धर्मस्थल है या मुस्लिमों का धर्मस्थल है। इन मामलों के कारण धार्मिक, सांप्रदायिक, सामाजिक, कानूनी हर तरह के विवाद तेज हो चले हैं और बीच में कुछ कुछ राजनीतिक विवाद भी पैदा हो जाते हैं। आज के सेशन में हम लोग किसी भी तरह के विवाद को चर्चा किए बिना सिर्फ ये जानने की कोशिश करेंगे कि तथ्य क्या है, और इन तथ्यों के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट हमारा फोकस इस बात पर रहेगा कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट नाम का कानून, पूजा का कानून नाम से भारत में कानून है, पूजा स्थल नाम से कानून है, वो कानून क्या है। देखिए, पिछले दिनों में जो सारी घटनाएं हुई, एक बार अगर उन पे हम ब्रीफली चर्चा करें तो आप सभी जानते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद है या ज्ञानवापी एक शिव मंदिर है। इस बात को लेकर चर्चा काफी तेज रही। चर्चाओं का जन्म कैसे हुआ? ज्ञानवापी मस्जिद को लेके कुछ महिला याचिकाकर्ताओं ने न्यायालय के सामने एक आवेदन पेश किया, याचिका लगाई, और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि ये श्रृंगार गौरी मंदिर था पहले, जहाँ पे हम लोग जाके पूजा अर्चना किया करते थे। यहाँ पे नंदी महाराज विद्यमान है और यहाँ पे साथ साथ हिंदू धर्म की कुछ मूर्तियाँ, हिंदू धर्म के कुछ आकृतियाँ यहाँ पे विद्यमान हैं, तो हमें वहाँ पे वापस पूजा करने का मौका दिया जाए। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि नहीं, ये तो सदियों से मस्जिद ही है, यहाँ पे हिंदू धर्म का कोई वास्ता नहीं है। न्यायालय ने इस मामले को संज्ञान में लिया, याचिकाकर्ता की याचिका स्वीकार की गई, और वास्तविकता क्या है इस बात को जांचने के लिए न्यायालय के द्वारा एक सर्वे करवाया गया, जिसके लिए कोर्ट कमिश्नर्स की नियुक्ति हुई। कोर्ट कमिश्नर्स की देखरेख में लंबी वीडियोग्राफी वहाँ पे की गई। वीडियोग्राफी करने के बाद जब वीडियोग्राफी हुई, उस दौरान वहाँ पे कौन कौन सी आकृतियाँ, दीवारों पे कैसे चित्र हैं, इन सब चीज़ों को संकलित किया गया। संकलित करते समय एक वहाँ पे स्ट्रक्चर सामने आया और उस स्ट्रक्चर को लेके फिर से विवाद खड़ा हो गया। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये किसी फाउंटेन का या पानी के फव्वारे का टूटा हुआ टुकड़ा है, जो हमारे वजू स्थान पे, जहाँ पे हम वजू करते थे, हाथ पैर धोते थे, कुल्ला करते थे, उस जगह पे मिला। जबकि हिंदू पक्ष का कहना है कि नहीं, ये शिवलिंग का एक हिस्सा है। अब वास्तविकता क्या है, ये न्यायालय में विचाराधीन है, इस पर अभी कोई भी कमेंट करना हमारे लिए उचित नहीं है। न्यायालय को ये निर्णय लेना है। लेकिन विवाद ये आगे बढ़ चला, और जब ये विवाद नतीजे पे पहुंचता, उससे पहले कुछ राजनीतिक दल बीच में आ गए। राजनीतिक दलों का ये कहना है कि पूरी की पूरी जो कोर्ट कार्रवाई हुई है, याचिका स्वीकार करना, सर्वे कराना, वो सारा का सारा गैर कानूनी, गैर संवैधानिक है, क्योंकि भारत में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट नाम का एक कानून है जो 1991 में लाया गया, और ये कानून पूरी तरह से ऐसी घटनाओं पर रोक लगाता है। न्यायालय को यह अधिकार ही नहीं है। इसके साथ साथ जब ये मामला ठंडा पड़ता, उससे पहले एक नया मामला और पैदा हो गया कि ताजमहल, जिसे हम लोग ताजमहल के नाम से जानते आए हैं, इतिहास में जिसे हमने ताजमहल के नाम से पढ़ा है, क्या वो ताजमहल है या एक्चुअल में वो ताजमहल नहीं, तेजो महाले है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसको लेके भी एक याचिका दाखिल की गई। याचिकाकर्ता ने न्यायालय से मांग की कि ताजमहल के नीचे 22 तहखाने या 22 कमरे हैं, उन कमरों पे लॉक लगा हुआ, अगर उनको खुलवा के देखा जाए, नॉर्मली वो आम जनता के लिए नहीं खुले होते, उनको खुलवा के देखा जाए तो उसमें हिंदू धर्म से संबंधित आकृतियां, मूर्तियां, ये सब मिलेंगी। लेकिन इस मामले में न्यायालय ने याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज किया, और साथ के साथ ही आगे भी ऐसे मामलों में याचिकाकर्ता और सोच समझ के रिसर्च करके आए, ऐसा उनको डांट डपट के मामले को खत्म कर दिया गया। लेकिन फिर से एक मुद्दा उठा कि क्या न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में ये मामला आता भी है या नहीं। ये खत्म होता इससे पहले कृष्ण जन्मभूमि में भी ऐसा ही सिमिलर मामला है। तो हमें आज के सेशन में चर्चा करनी है कि इस संबंध में ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है क्या। देखिए, जिस समय राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का विवाद हो रहा था, राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का, उसी समय एक कानून ला दिया गया। ये 91-92 की बात है। 91 में ये कानून ला दिया गया, जिसका नाम है पूजा का स्थान अधिनियम या प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। इस कानून को लाने का उद्देश्य ये था कि ये माना गया कि 1947 से पहले जो हुआ उनको भूल जाते हैं। 1947 में भारत जिस दिन आज़ाद होता है, उस दिन अगर कोई भी पूजा स्थल मस्जिद है तो वो मस्जिद रहेगा, अगर वो मंदिर है तो वो मंदिर रहेगा। 1947 को उसका जो भी स्वरूप था, उस स्वरूप को भविष्य में किसी व्यक्ति के द्वारा बदला नहीं जाएगा। इस किस्म का एक कानून लाया गया। तो आइए इस कानून की एक बार हम लोग चर्चा करके देखते हैं, और फिर बात करेंगे कि कानून आखिर कहना क्या चाहता है। तो देखिए, हम ये जानते हैं कि कानून 1991 का कानून है। ये कानून कहता है कि 15 अगस्त 1947 को किसी भी स्ट्रक्चर का, किसी स्थान का जो भी रिलीजियस कैरेक्टर था, रिलीजियस कैरेक्टर का मतलब है उसका धार्मिक स्वरूप जो भी था वो वैसा ही रहेगा, उसको आगे बदला नहीं जाएगा। यहाँ तक कि अगर मान लीजिए कि किसी धर्म में, मुस्लिम धर्म से हिंदू में नहीं बदला जाएगा, हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म में नहीं बदला जाएगा। एक ही धर्म में अगर दो संप्रदाय हों अलग अलग, तो एक संप्रदाय से दूसरे संप्रदाय में भी नहीं बदला जाएगा। ये पूरा का पूरा कानून था। अब ये कानून
11 जुलाई 1991 से लागू कर दिया गया, एनफोर्स कर दिया गया। इस कानून में कन्वर्जन का मतलब है, कन्वर्जन का मतलब वही अर्थ लिया जाएगा जो ग्रामर में कन्वर्जन होता है, मतलब परिवर्तन। उसके बाद बात आती है कि प्लेस ऑफ वर्शिप, पूजा के स्थान का मतलब इस कानून में क्या क्या होगा। तो ये कानून कहता है कि पूजा के स्थान का मतलब है कोई भी मंदिर, कोई भी मस्जिद, कोई भी गुरुद्वारा, कोई भी चर्च, या फिर बुद्ध धर्म की मोनेस्ट्री, या फिर कोई भी इस तरह का स्थान जो रिलीजन के साथ में, धर्म के साथ में जुड़ा हुआ हो, वो सब के सब हमारे लिए धार्मिक पूजा स्थल माने जाएंगे। उसके बाद इस कानून में सबसे इंपॉर्टेंट प्रावधान है कि पूरी तरह से कन्वर्जन पे, परिवर्तन पे रोक होगी। कानून ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पूजा के स्थान को एक धर्म से दूसरे धर्म में या एक ही धर्म के दूसरे संप्रदाय में परिवर्तित नहीं करेगा, उस पर पूरी तरह से रोक। अगर मान लीजिए कि फिर भी कोई व्यक्ति ऐसा करता है, तो अगर फिर भी व्यक्ति कोई ना माने, फिर भी कोई ऐसा करता है, तो वो सजा का हकदार होगा और उसको 3 साल तक की जेल की सजा और साथ में जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। ये इस कानून का प्रावधान है। लेकिन इसके साथ साथ कानून ये कहता है कि जब 1947, 15 अगस्त 1947 को ये मामले उठे और 15 अगस्त 1947 के समय या ये कानून लागू हुआ उस समय तक कोई भी मामला विचाराधीन चल रहा था। मतलब इस कानून के लागू होने से पहले अगर डिबेट शुरू हो गई थी, कानून में मामला चला गया था कोर्ट में कि मस्जिद है या गुरुद्वारा है या मंदिर है, तो कानून ये कहता है कि उन सारे मामलों को हम समाप्त करते हैं और भविष्य में भी इस प्रकार का कोई भी मसला कोर्ट के द्वारा, इन सब के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये इसका नियम है। 1947 में जो स्ट्रक्चर होगा वो उसी स्वरूप में आगे चलेगा। साथ के साथ ये कानून कहता है कि राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद वाला जो मामला है, उस मामले में ये कानून लागू नहीं होगा। मतलब ये पर्टिकुलर केस इस कानून के दायरे से बाहर है, क्योंकि ये तब तक ही सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका था, तो ये ऑलरेडी विचाराधीन था, इसलिए इसको इस मामले से, इस न्यायालय से, इस कानून से अलग रखा गया। अब ये सारी बात हो जाती है। सारी बात हो जाने के बाद इंपॉर्टेंट बात आती है कि क्या न्यायालय को ये केस एक्सेप्ट करना था या नहीं करना था। तो देखिए, हम लोग इसमें जजमेंट नहीं ले सकते। माननीय न्यायालय ने अगर कोई निर्णय लिया तो वो सोच समझ के लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ आपको कि इसमें एंगल्स क्या क्या हो सकते हैं। पहला एंगल इसमें हो सकता है कि कानून में स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि कोई भी न्यायालय इस तरह के मामलों को, कन्वर्जन संबंधी इस तरह के मामलों को स्वीकार नहीं करेगा अगर वो स्ट्रक्चर 15 अगस्त 1947 को एग्जिस्ट करता था। तो 15 अगस्त 1947 को जिस स्वरूप में था वैसा ही रहेगा, उसके परिवर्तन के लिए न्यायालय याचिका स्वीकार नहीं करेगा। तो जो एक पक्ष है उसका कहना है कि साफ साफ लिखा हुआ है इसलिए न्यायालय के द्वारा याचिका स्वीकार नहीं की जानी थी। अब लीगल लैंग्वेज ऐसी है कि ध्यान से पढ़ा जाए तो लीगल लैंग्वेज के कई सारे इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। इसी का दूसरा इंटरप्रिटेशन है कि श्रृंगार गौरी मंदिर या शिव मंदिर ज्ञानवापी के अंदर 15 अगस्त 1947 के बाद नहीं बनाया गया, या उसका अब परिवर्तन की मांग नहीं कर रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 से पहले ही ये उसमें विद्यमान था, पहले से था, और अगर पहले से था तो वो इस कानून के दायरे में आता ही नहीं है, या इस कानून में वो संरक्षण की डिमांड कर सकते हैं। तो दोनों पक्षों के अलग अलग बयान हैं, अलग अलग दोनों की तर्क हैं। लेकिन ये अब मान ली न्यायालय को सोचना है, उच्च न्यायालय में ये केस आगे जाएगा, उच्च न्यायालय को सोचना है कि इसमें अंतिम निर्णय क्या होगा। लेकिन प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के प्रावधान क्या है वो हम लोगों ने डिस्कस किए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपके लिए जानकारी भरा रहा होगा। इस संबंध में अगर और भी कोई अपडेशन या कोई लीगल एस्पेक्ट हमारे सामने आएगा तो हम लोग उसको जरूर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।